नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए तीसरा टॉपिक जो है गुरुत्वाकर्षण, आज इस पे बात करेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण शुरू करने से पहले एक चीज बताइए, हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, हम पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताओगे हम रहते कहाँ हैं। दूसरी चीज, पृथ्वी के चारों ओर एक एनवलप यानी कि कवर है, जिसे हम वातावरण कहते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है। वो कैसे में पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, ये हम तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि अगर हम सतह पे रह रहे हैं तो जो भी चीज है सतह से ऊपर भाप बन के उड़ जाएगी। ठीक है, उड़ के ब्रह्मांड में चली जाएगी। लेकिन फिर भी जो हमारा वातावरण बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, इस पे देख लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण एक चीज पे निर्भर करता है, हम छोटा जीवी यूज करेंगे इसमें और बड़ा जीव, ये दोनों के दोनों। ठीक है, प्रश्न मेरा ये है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं। ठीक, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस समय मैं अगर नॉर्थ साउथ बताऊं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाऊं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मैं इस समय नॉर्थ पोल पे खड़ा हूं, या फिर ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अगर मैं यहां पे खड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे में खड़ा हो जाऊंगा, यहां पे ऐसे में, नीचे से ऐसे खड़ा रहूंगा। ठीक है, लेकिन मैं गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये जो जगह है बाकी बची हुई, ये तो ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है, तो मैं गिर क्यों नहीं रहा हूं। यहां पे तो चलो ठीक है, मैं सीधे खड़ा हूं स्ट्रेट, लेकिन यहां हर जगह पे भी मैं स्ट्रेट ही खड़ा रहता हूं। क्यों? इसका जो कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इनवलप बना हुआ है जो एयर का, एयर यहां होगी ना पूरी, तो इस एयर को भी ये गुरुत्वाकर्षण बांधे रखता है, बाइंड करके रखता है, अपनी तरफ खींचता हुआ रहता है हर वक्त। ठीक है, तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं अभी। गुरुत्वाकर्षण आया कहां से। देखिए, आपको पता है ग्रेविटी की खोज किसने की थी। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, तो न्यूटन ने उस समय ग्रेविटी की खोज की थी। ठीक है, तो न्यूटन ने उस समय लॉ दिए थे। ठीक है, किसका? ग्रेविटेशन का, जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने कहा था, यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग मास। ठीक है, मास होना चाहिए, नेग्लिजिबल मास नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा मास अर्थ के मास के उसमें लिया जाए, अगर रेस्पेक्ट में लिया जाए, तो मैं नेग्लिजिबल हूं। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग अर्थ के मास के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो वैसे कह रहा हूं, उसका मास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था, इफ देयर इज टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं हैविंग मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दो बॉडी हैं m1 और m2 मास की, और उनके बीच क्या है, कोई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपस में फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो होता कितना है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, जैसे मैं हूं, मेरे सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो हमारे बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन महसूस नहीं होता है, क्योंकि कम होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, जब दो मास, व्हेन टू मासेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिवर्स, ठीक है,
देन दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, आपस में क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू या फिर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और मैंने आपको ये बताया था, ये जहां पे भी आएगा, कहीं पे भी आए, इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जहां पे भी 1/r² बने उसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? तो इसको अगर कंबाइन लिखूंगा तो क्या जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, F इक्वल्स टू G m1 m2/r², where G is known as gravitational constant। ठीक है, G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, इसे डायमेंशंस बोलते हैं। अगर डायमेंशन निकालनी नहीं आती तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको निकालना बता दूंगा। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल जी, ये ऑल ओवर यूनिवर्स में सेम होगा। ठीक है, आप चाहे अर्थ पे रहो चाहे प्लूटो पे चले जाओ, जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बात छोटे वाले जी की, स्मॉल जी की। ठीक है, स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है एक्सेलरेशन। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। आपको बताया था मैंने कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो स्पीड गेन करता रहता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, सपोज कोई हाई स्टोरी बिल्डिंग है या फिर क्लिफ है, वहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, v इंक्रीज होगी। अब यहां पे दो टर्म आते हैं, देखो यहां पे एक आता है थ्रो और एक आता है ड्रॉप। दोनों कंडीशन क्या है, देखो मैं क्लिफ के ऊपर खड़ा हूं, मैंने ड्रॉप कर दी, मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, मैंने बॉल ड्रॉप कर दी या फिर बॉल थ्रो की है। दोनों कंडीशन में ध्यान रखना, जब थ्रो करोगे तो उस समय इनिशियल स्पीड कुछ होगी, लेकिन जब ड्रॉप करोगे तो उस समय इनिशियल स्पीड 0 होगी। जब आप ड्रॉप करते हो ऑब्जेक्ट को तो आपको स्पीड नहीं देते हो, आप उसको छोड़ देते हो सीधे, यानी कि उस समय इनिशियल स्पीड 0 होगी। और यहां तक आते आते दोनों कंडीशन में वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में उसको एक्सेलरेशन मिलता है। कौन सी चीज इसको इतने ऊपर से नीचे लाई? अगर मैं ड्रॉप करता हूं, सपोज मैंने एक कैप ड्रॉप किया तो नीचे गिर रहा है, ठीक है, क्यों? कौन सी चीज से नीचे खींच रही है? इसे खींचती है इस समय जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो नीचे आ रहा है उस समय किस एक्सेलरेशन से आ रहा है? जी एक्सेलरेशन से। इसकी वैल्यू आप लोग 10 भी लेते हो, और अगर नहीं दी है तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगी। क्लियर? ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू दे देते हैं, आपको ये याद रखनी है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है तो वेलोसिटी गेन करता है, बट उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कितना रहता है उसका? 9.8, यानी कि 9.8 के त्वरण से वो ऊपर से नीचे गिरेगा और वेलोसिटी गेन करता रहेगा। ठीक है, ये है स्मॉल जी की बात। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई संबंध होगा, कोई रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कुछ तो होगा। तो देखिए, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है ये, और ये हमारी अर्थ है, अर्थ ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका कुछ मास होगा m1, ये m2, तो ये अर्थ की तरफ गिरता है, गिर रहा है। अब क्यों गिर रहा है इस पे बताऊंगा आपको अभी, ठीक है, कोई डिस्टेंस होगी r, तो जो फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों पे, तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रही ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए आ रहा है, तो उस समय इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? मास इंटू ग्रेविटी, m1g। क्लियर? अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो इन दोनों को इक्वल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स दोनों का सेम है, तो इक्वल कर दूंगा क्या हो जाएगा, इसके सामने ये लिख दो, g m1 m2 अपॉन r²।
m1 से m1 घटा, तो g की वैल्यू क्या है, g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये आप यूज करोगे आगे, ठीक है। अब कुछ चीज देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ लो एप्पल है, एप्पल, ठीक है, सेब है। इसका मास कितना होगा, लगभग 100 ग्राम ले लेता हूं, 100 ग्राम, ठीक है। इसका मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। यह मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका कितना, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इसका रेडियस है। अच्छा, ये है एक एप्पल और ये है अर्थ, तो अर्थ से लेके एप्पल तक की डिस्टेंस है r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों बॉडी पे लगेगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। क्लियर। और ये आपको दिखता भी है, अगर मैं एप्पल ड्रॉप कर दूं तो एप्पल अर्थ में गिर जाता है, ठीक है। तो एप्पल अर्थ में गिर जाता है, ये आपने देखा है। लेकिन ये भी तो है कि अकेला एक ही मास मूव कर रहा है, यानी कि एप्पल ही मूव कर रहा है नीचे के लिए। ये भी तो सकता है एप्पल रुका रहे, अर्थ ऊपर के लिए चले जाए, ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। आपको ये थोड़ा फनी सा लग रहा होगा, तो मैं इसमें बता देता हूँ। सोलर सिस्टम है हमारा सन, बाकी प्लैनेट्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और मार्स के बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है, क्षुद्र प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे पत्थर यहाँ बीच में आते हैं मार्स के बाद। ये सब के सब सन का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सब के सब सन का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये सन की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। सब के सब सन की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसके कारण वो सिर्फ आगे के लिए घूम रहा है, अंदर के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे के लिए रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ये सोच लीजिए आपने एक रस्सी बांधी हुई है और रस्सी से घुमा रहे हैं। अगर तेज घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, जो पत्थर बांधा है रस्सी पे वो निकल जाएगा, या फिर स्लो घुमाओगे तो वो गिर जाएगा नीचे के लिए। क्लियर। इस पे तो आप डिस्कस करेंगे। पहले बात यही थी कि हमारा एप्पल ही नीचे गिर रहा है, अर्थ ऊपर के लिए क्यों नहीं जा रही। इसका आंसर मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आपको, जब मैंने कहा था एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। देखिए एक्सेलरेशन हर एक बॉडी करती है, अगर मैं हिल रहा हूं अपनी जगह से तो मैंने एक्सेलरेट किया है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट करेगा। ये 100 ग्राम और 6 की पावर 24 ग्राम, इन दोनों में से मास इसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। एक धूल का कण समझ लीजिए, तो क्या होगा, एक्सेलरेट यही करेगा। इफ, ये ध्यान रखना, इफ 6 है, यहाँ पे कोई बड़ी बॉडी आई है जिसका वेट इससे ज्यादा है, यानी कि 7 इंटू 10 के बाद 24 kg लिख दिया मैंने, उस टाइम अर्थ उसकी तरफ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। उस टाइम अर्थ उसकी तरफ मूव करेगी। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, जो छोटा मास का होगा वो मूव करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वही ट्रेवल करेगा। अगर बहुत कम ही मास, दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है मास का, तो छोटा वाला ही मूव करेगा। लेकिन अगर दोनों के बीच मास का डिफरेंस कम है, लगभग बराबर है, तो दोनों के दोनों मूव करेंगे, ठीक है। ये न्यूटन ने पहले ही दे चुके हैं रूल्स। क्लियर। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, किसी और तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की। चलिए नेक्स्ट, अब है केपलर्स के लॉ। आज का लास्ट टॉपिक है केपलर्स के लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि हर एक की डिस्टेंस सन से अलग अलग है और हर एक का रिवॉल्यूशन का
भी अलग है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया? प्लूटो को रीजन यही था कि वो दूसरे के ऑर्बिट को कट कर रहा था। इन सब का ऑर्बिट अलग अलग है। ये सब क्या है? अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। हर एक का ऑर्बिट अलग है। अब किसी भी एक प्लेनेट को एक टाइम पे ले लेते हैं। मैं इस प्लेनेट को ले लेता हूं अर्थ, ठीक है, और सन। अर्थ और सन को ले लेते हैं। तो अर्थ और सन का क्या है? देखिए, अर्थ का एक फिक्स ऑर्बिट है रिवॉल्व करने का, ठीक है। सन भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है। हमारी क्या मिल्की वे गैलेक्सी है ना। देखिए, ये अर्थ है, ये सन है। अर्थ यू में रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब अर्थ की डायरेक्शन किसी भी टाइम पे देखूंगा तो आगे के लिए है, ठीक है। बट इसको, इस ट्रैक को छोड़ने से रोकने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स, Gm1m2/r²। क्लियर? जो ये वाला फोर्स है वो इसे बैलेंस कर देता है। कैसे? आपने, अच्छा, वेक्टर क्लास 9th में नहीं है, पर वेक्टर का क्या है? अगर ये है तो ये क्या होगा? दो वेक्टर में टूटेगा। क्लियर? एक उसको आगे ले जाएगा और एक बाहर। तो इस वाले को ये बाहर वाला बैलेंस कर लेता है, ठीक है। और जो ये है इसको आगे ले जा देता है। इसीलिए मैं हर बार कह रहा हूं कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। इसके कारण वो ना ही सन में जाके कोलाइड करेगा और ना ही ट्रैक छोड़ेगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो केपलर के लॉ पे बात कर रहे थे, तो केपलर का लॉ क्या था? केपलर का पहला लॉ था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। किसमें? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसमें सन इज एट वन फोकाई, इलिप्स, ठीक है। तो जो इलिप्स होता है इसके दो फोकस होते हैं, F1 F2। यहां पे क्या होगा? सन, ये प्लेनेट है। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। हर एक प्लेनेट सन के चारों ओर एक वलयाकार आकृति में घूमेगा, ठीक है, जिसमें इन विच सन इज एट वन फोकाई। सन क्या होगा? एक फोकस पे होगा। इसके दो फोकस होते हैं, किसके? एलिप्स के। क्लियर? ये था पहला नियम। दूसरा नियम था कि जब भी पृथ्वी की कोई भी प्लेनेट सन के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, टोटल हो गए 12 महीने, ठीक है। तो हमारी 4 डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हैं। तो जितना एरिया इसने इस 3 महीने में कवर किया होगा उतना ही इन 3 में भी, इन 3 में भी और इन 3 में भी इक्वल एरिया कवर्ड, यानी कि जो एरिया होगा, एरिया स्वेप्ट इक्वल टू टाइम ट्रेवल, यानी कि जितना एरिया उसने 3 महीने में कवर किया उतना ही अगले 3 महीने में कवर करेगा। ऐसा नहीं कि यहां दिख ज्यादा रहा है, यहां कम दिख रहा है, तो दोनों का एरिया अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि सन के चारों ओर घूमते समय जो एरिया कवर करेगा कोई भी प्लेनेट, वो बराबर होगा, इक्वल होगा, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टाइम यानी कि इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर किया। इसका दूसरा नियम। तीसरे नियम में उसने सपोज किया था कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर एक गोलाकार यानी कि एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, ठीक है। ये अर्थ है, ये सन है हैविंग रेडियस r, और एक पूरा चक्कर लगाने में उसको टाइम लग रहा है t। क्लियर? तो उसने ये कहा था कि जो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है उस समय जो उसका टाइम पीरियड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? r³ के। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ इन विच t² अपॉन r³ अगर निकालता हूं तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्लियर? ये केपलर का तीसरा नियम था।
आई होप तीनों नियम समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज थैंक यू, कीप वॉचिंग।